डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले यूपीपीएससी के एस्पायरेंट्स का जो जेन्युइन प्रोटेस्ट है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 3 दिन हो गए यूपीपीएससी के जो एस्पायरेंट्स हैं ना, प्रयागराज में सड़कों पे हैं इनजस्टिस के अगेंस्ट हैं। देखो, बार बार हम सुनते हैं, सफ़र करते हैं, फेस करते हैं किस प्रकार से जो पीसीएस के पेपर हैं बार बार लीक हो जाते हैं। अब जैसे ये यूपीपीएससी का एग्ज़ाम था, ऑलमोस्ट 1 साल डिले हो गया, पूरा नहीं, 1 साल से थोड़ा कम डिले हो गया। अब 1 साल उन एस्पायरेंट से पूछिए जिन्होंने पेरेंट्स से टाइम ले रखा है कि मुझे सिर्फ 1 साल चाहिए। 1 साल तो उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाने में ही डिले करवा दिया। मतलब जैसे देखो, पेपर लीक्स, एग्जाम कंडक्ट करवाने में डिले, ये हथकंडे तो ना पुराने हो गए सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को तंग करने के लिए। तो आयोग ने सोचा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्होंने सोचा कि नया तरीका निकालते हैं कैसे स्टूडेंट्स के मजे लिए जाएं, कैसे उनको थोड़ा सताया जाए, मजबूर किया जाए, जैसे उनको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है तंग करने में। उन्होंने ना, पहले तो बात देखो, आप ना एग्जाम प्रोसेस के बीच में चेंज नहीं कर सकते एग्जाम कंडक्ट करवाने का तरीका, लेकिन इन्होंने ना चेंज कर दिया। ये बोलते हैं कि हम ना यूपीपीएससी के एग्जाम को और आरओ एआरओ के एग्जाम को ना एक शिफ्ट में नहीं कंडक्ट करवा सकते, क्योंकि हमारे पास में ना इतनी सीटिंग कैपेसिटी नहीं है। पेपर लीक हो जाते हैं तो हम सिर्फ चुनिंदा स्कूल्स में, कॉलेजेस में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, प्राइवेट संस्थानों में नहीं करवाएंगे। तो इस वजह से हम एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते, हम 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। जैसे यूपीपीएससी का एग्जाम हम 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाएंगे। अब 2 शिफ्ट में कंडक्ट करवाएंगे, जाहिर तौर पे फिर 2 पेपर्स होंगे, लेकिन 2 पेपर्स होंगे तो फिर देखो, ऐसा भी हो सकता है ना, एक पेपर आसान हो, एक पेपर मुश्किल हो, लेकिन उसके लिए फिर आयोग यूज करेगा नॉर्मलाइजेशन प्री के एग्जाम में। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन यूज करेगा, ऑलरेडी हम देख चुके हैं नीट का, हमने पूरा मामला देखा किस प्रकार से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और वो टॉपर लायक नहीं थे, फिर भी वो टॉप 1 रैंक उन्होंने प्राप्त की। वो सारा सिस्टम हमने देखा था नीट का पूरा, जब वो प्रकरण हुआ। कल को देखो, ये सारी चीज़ें फिर से इसी एग्जाम में होंगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मजबूरी में कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर से पूरी प्रोसेस रुक जाएगी एग्जाम की, फिर से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगातार स्टूडेंट्स रुके रहेंगे एग्जाम के, कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे पूरा। मतलब देखो, आयोग के लिए कई बार ना एक डिसीजन होता है, लेकिन वो रिपरकशंस नहीं समझते कि इस डिसीजन से कितना लीगल हर्डल्स बढ़ जाएंगे, कितना ज़्यादा एग्जाम प्रोसेस डिले हो जाएगा। वो ये सब सोचते ही नहीं कि डिले से एस्पायरेंट्स के फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा। बहुत ही घटिया मूव है। और देखो, इस प्रकार का काम वैसे तो ये करना ही नहीं चाहिए नॉर्मलाइजेशन, लेकिन कभी भी अगर कुछ आयोग फैसला लेता है ना, जो लाखों एस्पायरेंट्स के फ्यूचर जिस पे स्टेक्स पे लगे हैं वो प्रभावित होता हो, तो कम से कम कम्युनिकेशन तो बेटर होना चाहिए। इतना पुअर कम्युनिकेशन, बहुत ही पुअर। तो सरकार को देखो, एस्पायरेंट्स की आवाज़ जरूर सुननी चाहिए, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, और जल्द से जल्द जो ये इनजस्टिस हो रहा है उसे करेक्ट करना चाहिए। डेट आज की देखो 13 नवंबर है। आज टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 3 करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इशू इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित। दूसरा आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस का शिप बिल्डिंग से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। और फिर तीसरे नंबर पे डाइवोर्स से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इंडिया कनाडा टाइज वाला आर्टिकल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलरेडी हम ये इशू डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप ये कोड देख लीजिए। सोसाइटी देखो इंडीड एक कॉन्ट्रैक्ट है, इट बिकम्स ए पार्टिसिपेंट नॉट ओनली बिटवीन दोज हु आर लिविंग, दोज हु आर डेड एंड दोज हु आर टू बी बोर्न। क्या मतलब है? देखो, यहां पे ना कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है ना, यहां पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट बहुत सारे थिंकर्स ने दिया, जैसे थॉमस होब्स, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। संविधान जो है वो एक प्राइम एग्जाम्पल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। संविधान में क्या लिखा है प्रीएम्बल में सबसे शुरुआत में? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम सब मिलके ये डिसाइड करते हैं, ऐसी रूल बुक बनाते हैं, यानी संविधान बनाते हैं जो फिर ये करेगा, फ्रीडम को इंश्योर करेगा। वो सारी बातें लिखी है ना प्रीएम्बल में। तो क्या है, जनता देखो जब मिलके डिसाइड करती है ना, हम ये रूल फॉलो करेंगे ताकि इससे सबको फायदा हो। अगर देखो संविधान ना हो फिर तो हमारे देश में कैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अमीर गरीब को एक्सप्लॉइट करेगा,
पावरफुल जो है वो कमजोर लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन संविधान है, सब मिलकर रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो सकता। समझे? मतलब संविधान एक एग्जाम्पल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। और कोर्ट देखो ये है, सोसाइटी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट देखो सिर्फ उन लोगों के बीच में नहीं है जो अभी जिंदा हैं, ये उनके बीच में भी है जो मरे हुए हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, और उन लोगों के बीच में भी हैं जो आने वाले हैं। इसका मतलब देखो ये है, अब जिन लोगों की डेथ हुई, एक्चुअल में देखो कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने ही साइन किया था ना, हमारे फोर फादर्स, संविधान निर्माता, उस समय हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन आज भी वो हम पे लागू है। और आज कैसे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कैसे आज हम संविधान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आने वाली जनरेशंस को क्या मिलने वाला है। समझे? आने वाली जनरेशंस के लिए सिचुएशन कैसी होगी, वो हम पे डिपेंड करता है कि आज हम संविधान को कैसे ले रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स को हम सीरियस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? अगर ले रहे हैं तो आने वाली जनरेशंस भी इन फंडामेंटल राइट्स का लुत्फ उठा सकेंगी। अगर नहीं ले रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो फिर आने वाली जनरेशंस के लिए सिचुएशन ठीक नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर से संबंधित है। 2023 में इस कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था। तो अब देखो एक साल बाद जो प्रोग्रेस है ना इस कॉरिडोर को लेके, वो मिक्स्ड है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सितंबर 2023 में G20 समिट जब हो रहा था ना, तो उसकी साइडलाइंस पे ये कॉरिडोर अनाउंस किया गया था। आप देख लीजिए एक बार कॉरिडोर। अभी जैसे सामान जाता है तो देखो स्वेज कैनल से होके जाता है। अब स्वेज कैनल से सामान होके जाता है, ये रूट थोड़ा लेंथी भी पड़ता है और कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसी के अल्टरनेटिव में ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रपोज किया गया था कि इंडिया से स्टार्ट होगा ये कॉरिडोर और सी रूट के माध्यम से कनेक्ट होगा यूएई के जाबेल अली पोर्ट पे। बाद में वेस्ट एशिया में ये पूरा रूट जो है वो रेल नेटवर्क से जुड़ेगा, जहां पॉसिबल नहीं होगा वहां रोड नेटवर्क से। तो इस प्रकार से ये इजराइल से होता हुआ फिर दोबारा से मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ ग्रीस तक पहुंचेगा। तो ये है पूरा कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जब देखो ये कॉरिडोर इस्टेब्लिश हो जाएगा ना, तो स्वेज कैनल से जो सामान जाता है ना, उससे 30% कम कॉस्ट की सहायता से और 40% कम टाइम में सामान जो है यूरोप में पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन देखो एक साल हो गया प्रोजेक्ट को अनाउंस किए, बट अब प्रोजेक्ट को लेके बात करें क्या प्रोग्रेस हुई है। देखो दो कॉरिडोर मान लीजिए इस प्रोजेक्ट के आप, एक है वेस्टर्न कॉरिडोर, एक है ईस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर मतलब ये इंडिया यूएई आप ये हिस्सा मान लीजिए, और वेस्टर्न कॉरिडोर आप खास करके ये हिस्सा मान लीजिए, वेस्ट एशिया वाला। मैं पेन से करता हूँ, ये लाल वाला जो हिस्सा है ना, ये मान लीजिए वेस्टर्न कॉरिडोर, और ईस्टर्न कॉरिडोर ये यूएई से लेके इंडिया वाला हिस्सा है। तो देखो ईस्टर्न कॉरिडोर पे तो प्रोग्रेस हुई है, बट वेस्टर्न कॉरिडोर पे प्रोग्रेस नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? प्रोग्रेस नहीं होने का रीजन ये है, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। और पहले देखो जब ये कॉरिडोर अनाउंस किया गया था ना, तब ये बोला गया था कि अब अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में रिश्ते बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गए हैं, और अब्राहम अकॉर्ड तो साइन कर लिया था यूएई और इजराइल ने। लेकिन इजराइल और सऊदी अरेबिया का जब ये अब्राहम अकॉर्ड साइन होना था और दोनों के बीच में रिश्ते नॉर्मलाइज होने थे, उससे पहले ही इजराइल और हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया। तो अब ना इस फ्रंट पे, यानी जो ये वेस्टर्न कॉरिडोर है ना, वेस्टर्न पार्ट जो है इस कॉरिडोर का, वहां पे अभी ज्यादा प्रोग्रेस होने इसकी है, क्योंकि इस वेस्टर्न पार्ट पे थोड़ा काम तेजी से चलाने के लिए ना अरब कंट्रीज को इजराइल से थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, इजराइल से बातचीत वगैरह करनी पड़ेगी। बट अभी सऊदी अरेबिया जैसे देश जो हैं वो इजराइल से ज़्यादा टच में रहना नहीं चाहते। उनको लगता है कि यार एक तरफ इजराइल गजा में स्ट्राइक्स कर रहा है, लेबनान में स्ट्राइक्स कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इजराइल के साथ में अपने संबंध मजबूत बनाएंगे, इस कॉरिडोर को लेके कोऑपरेट करेंगे, तो हमारी थू होगी। तो इस वजह से ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे काम रुका सा हुआ है, नहीं आगे बढ़ रहा है। लेकिन ईस्टर्न पार्ट जो है
इंडिया और यूएई के बीच का पार्ट, यहां पे काम काफी तेजी से चल रहा है। इंडिया के यूएई के साथ में रिलेशन भी काफी अच्छे हुए हैं। दोनों के बीच में ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था, यानी सेपा साइन हुआ था 2022 में। और उसके बाद तो देखो जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में बहुत बढ़ गया है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच ट्रेड जानते हो कितना हो गया है? 83.64 बिलियन डॉलर्स है। आप बोलोगे सर यूएई से हम ज़्यादातर तेल ही परचेज करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छी बात देखो ये है, ट्रेड का डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है और नॉन ऑयल जो ट्रेड है ना वो बढ़ रहा है इंडिया और यूएई के बीच में। ये सबसे बढ़िया बात है। ये देखो नॉन ऑयल ट्रेड इंडिया और यूएई के बीच में 2020-21 में 28.67 बिलियन डॉलर था, जो 2023-24 में बढ़ के 57.81 बिलियन डॉलर हो गया है। ये देखो काफ़ी हेल्दी शिफ्ट है, क्योंकि अभी देखो इंडिया यूएई को इतना सामान एक्सपोर्ट कर पा रहा है। एक बार ये कॉरिडोर बन गया तो यही सामान फिर इंडिया इस कॉरिडोर के थ्रू यूएई के आगे जो देश है ना उन तक भी पहुंचा सकेगा। ये फायदा होगा इस कॉरिडोर का। अभी फिलहाल देखो, चूंकि मैंने आपको बताया वेस्टर्न पार्ट पे ज़्यादा काम नहीं चल रहा है, बट इंडिया और यूएई के बीच में एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर इस्टेब्लिश हुआ है। दोनों देशों ने मिलकर एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर इस्टेब्लिश किया। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर मतलब दोनों देश ना एक प्रकार से टेम्पलेट देंगे इस कॉरिडोर के अंदर। बाकी जो देश आते हैं ना उनके लिए ये दोनों देश मिलकर एक टेम्पलेट दे देंगे कि ट्रेड कॉरिडोर ऐसा होना चाहिए। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर में क्या होगा, वो सारी चीज़ें होंगी कि सामान की लोडिंग अनलोडिंग कितना इजी होगी और सामान भेजना कितना ज़्यादा आसान होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंप्रूव होगी, कम होगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कम से कम होंगी। पॉइंट देखो ये है, इंडिया और यूएई आपस में ट्रेड में ये सारी चीज़ें कर देंगे तो ये ना एक प्रकार से टेम्पलेट होगा इस पूरे कॉरिडोर में। अब बाकी भी तो देश है ना, फिर इंडिया और यूएई ने जैसे वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर के थ्रू ये सारी प्रोसेसेस आसान कर दी, ट्रेड करना आसान कर दिया, ब्यूरोक्रेसी कम से कम इन्वॉल्व है, काम सारा जल्दी जल्दी हो रहा है, तो फिर इंडिया और यूएई की तरह ये जो टेम्पलेट है वो बाकी देश भी फॉलो करेंगे आपस में ट्रेड के लिए और पूरे कॉरिडोर को फायदा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए इंडिया और यूएई के बीच में सारा सिस्टम सेट है, फिर यूएई का के थ्रू अगले देश में सामान जाएगा, वो भी इस टेम्पलेट को फॉलो करेगा, फिर अगले देश से सामान आगे जाएगा, मान लीजिए सऊदी अरेबिया में, वो भी यही टेम्पलेट फॉलो करेगा। तो कम से कम अभी ईस्टर्न ब्रांच पे जो काम चल रहा है ना वो एक पॉजिटिव सिग्नल है, और वेस्टर्न ब्रांच पे तो काम देखो तभी चलेगा जब ये युद्ध रुक जाएगा, वार जो है इजराइल और हमास के बीच में रुक जाएगा। इसके बाद राइटर एक कंसर्न भी बोलते हैं, देखो ज़्यादा बात जो है ना इस इनिशिएटिव में अभी कनेक्टिविटी एस्पेक्ट पे ही हो रही है, लेकिन जब ये कॉरिडोर अनाउंस हुआ था ना तब ये बोला गया था कनेक्टिविटी के साथ साथ इस पूरे कॉरिडोर में क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, पाइपलाइंस, एनर्जी ग्रिड लिंकेजेस, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ये सब भी होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इन सब चीज़ों को तो फिलहाल देखो वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टर्न ब्रांच पे काम ही नहीं चल रहा है, तो फिर पहले कॉरिडोर में कनेक्टिविटी पूरी होगी तभी तो इन सब चीज़ों पे काम चलेगा, अदरवाइज कैसे चल सकता है। राइटर सजेस्ट करते हैं मीनवाइल देखो कॉरिडोर के वेस्टर्न ब्रांच पे काम पूरा हो, इंडिया को और यूएई को, खास करके इंडिया की वो बात कर रहे हैं, इंडिया को ना अपने पोर्ट्स और ज़्यादा डेवलप करने चाहिए, पोर्ट्स के आसपास स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश करने चाहिए, डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स यानी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ये और ज़्यादा आसान होना चाहिए, हमारे देश में सस्ता होना चाहिए, ताकि बाद में हमारे देश के लॉजिस्टिक्स को इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से इंटीग्रेट किया जा सके। तो इंडिया के पास अभी टाइम है, हमें डोमेस्टिक लॉजिस्टिक लैंडस्केप में ना डिजिटलाइजेशन लाना होगा। जैसे सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाता है, पूरी प्रोसेस अगर डिजिटल माध्यम से हो तो ज़्यादा आसान है, पेपर वर्क कम से कम होना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी कॉस्ट कम होगी। और देखो एक चीज़, ये कॉरिडोर सिर्फ एक मीन है, मीन क्या है, एक माध्यम है इंडिया के ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेशन का। ग्लोबल सप्लाई चेन मतलब आपको पता है, जैसे एक देश में सामान आया, दूसरे देश में असेंबली हुई, तीसरे देश में उसकी मार्केटिंग हो रही है, ऐसे ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग देश इन्वॉल्व होते हैं पूरी प्रोडक्ट की जर्नी में। तो इंडिया भी ना ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट होना चाहता है।
इस कॉरिडोर के थ्रू। लेकिन देखो, सिर्फ इस कॉरिडोर के थ्रू काम नहीं चलेगा। इंडिया को अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है मजबूत करना होगा। जैसे हमने कल परसों के आर्टिकल में डिस्कस किया था, इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनानी होगी। मुकाबला चाइना जैसे देशों के साथ में है। फाइनली राइटर ये सजेस्ट करते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर का ना एक सेक्रेटरीट भी इस्टेब्लिश किया जाए। सेक्रेटरीट होगा तो देखो इस कॉरिडोर की जो वर्किंग है और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड ढंग से चलेगी। फ्रेमवर्क तैयार करेगा ये सेक्रेटरीट, कैसे क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड है उसको और ज़्यादा फॉर्मलाइज किया जा सकता है और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। तो सेक्रेटरीट काफ़ी हेल्प करता है। इसलिए जल्द से जल्द ना कॉरिडोर जिन देशों से होकर गुजरता है ना, जो इस एग्रीमेंट में शामिल थे, उन देशों को मिलके इस कॉरिडोर के लिए एक सेक्रेटरीट जरूर इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस का इंडिया नीड टू बिल्ड शिप्स से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से और इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इंडिया ना अब वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। लेकिन देखो, हमने ना एक इंपॉर्टेंट सेक्टर को मिस करके रखा है, वो है शिप्स। जब भी देखो हम इस सेक्टर की बात करते हैं ना, तो हम पोर्ट्स पे लॉजिस्टिक की बात करते हैं कि पोर्ट्स पे सामान लाना ले जाना आसान होना चाहिए। पिछले आर्टिकल में भी हमने यही बात की। पोर्ट पे हम एफिशिएंसी की बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस आसान होना चाहिए, पेपर वर्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो, शिप्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बात नहीं करते। इसके बाद राइटर बोलते हैं, आप ना एक चीज़ रिकॉग्नाइज करो, शिप्स को बिल्ड करना, शिप्स की ओनरशिप और शिप कौन से देश में रजिस्टर हो रहा है, ये सब ना अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा भी हो सकता है शिप एक देश में बन रहा है, फॉर एग्जांपल चाइना में, और शिप का जो ओनर है वो किसी दूसरे देश में है, फॉर एग्जांपल इंडिया में। किसी इंडियन ने शिप बनवाया लेकिन शिप बना चाइना में, और शिप जो बना चाइना में वो तीसरे देश में रजिस्टर हो रहा है, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया में या फिर फॉर एग्जांपल सिंगापुर में। तो ऐसा भी होता है। जब हम बोलते हैं ना शिप रजिस्टर कहाँ पे हुआ है, तो उस चीज़ को बोल दिया जाता है कि फ्लैग कौन से देश का है। जिस देश में शिप रजिस्टर हुआ होता है ना, फ्लैग उसी के देश का होता है। लेकिन जिस देश का फ्लैग हो, कोई जरूरी नहीं शिप बना भी वहीं है, कोई जरूरी नहीं कि शिप का ओनर भी उसी देश में रहता है, नहीं। इंडिया के पास देखो अभी ना टोटल 1526 शिप्स हैं, और दिसंबर 2023 तक इनकी कैपेसिटी थी 13.75 मिलियन टन। और इनमें से ना सिर्फ 487 जो शिप्स है ना वो यूज़ किए जाते हैं दूसरे देशों तक सामान ले जाने के लिए और वापस लाने के लिए। यानी बाकी शिप्स 1526 में से 487 शिप्स घटा दो तो बाकी जो शिप्स हैं ओवरसीज ट्रेड के लिए यूज़ ही नहीं होते। पूरे वर्ल्ड में शिप की ओनरशिप की अगर हम बात करें तो इंडिया का शेयर सिर्फ 1.2% है, जबकि ग्रीस का शेयर 17.8% है, चाइना का शेयर 12.8% है और जापान का शेयर 10.8% है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें, इंडिया के फ्लैग के अंडर तो देखो बहुत कम शिप्स रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ पूरे वर्ल्ड के 0.77%। जबकि आप ये देश देखिए, लिबरिया, पनामा, मार्शल आइलैंड्स, हांगकांग, सिंगापुर, ये वो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जिनके फ्लैग के अंतर्गत सबसे ज़्यादा शिप्स रजिस्टर हुए हैं। अब देखो एक रीज़न ये भी है ना, जिस देश के फ्लैग के अंडर शिप रजिस्टर होता है ना, तो फिर उसी के रेगुलेशन, उसी के टैक्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी होती हैं। तो ये देश जो हैं ये कम टैक्स लेते हैं। मार्शल आइलैंड्स, हांगकांग टैक्स हेवन जैसे देश हैं ये। तो इस वजह से चाहे ओनर इंडिया का हो, वो फिर भी देखो हो सकता है कि पनामा में जाकर रजिस्टर करवाए शिप को, क्योंकि वहाँ पे उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, शिप जो रेवेन्यू कमाएगा। इसलिए इन देशों के फ्लैग के अंडर सबसे ज़्यादा जो शिप्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। लेकिन बात है शिप बिल्डिंग की। शिप बिल्डिंग में इंडिया का शेयर पूरे वर्ल्ड के शेयर का सिर्फ 0.07% है। चाइना का शेयर शिप बिल्डिंग में 46.6%, साउथ कोरिया का 29.2%, जापान का 17.2%। ये 3 देश मिला लोगे ना, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, 3 देशों का मिला के पूरे वर्ल्ड की शिप बिल्डिंग में 93% शेयर है। चाइना के तो यूं मान लीजिए मोनोपोली टाइप है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में। और एज ए रिजल्ट अभी देखो
इंडियंस को जो ट्रेड करना होता है ना, जैसे कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर है, उसको सामान भेजना होता है दूसरे देश में, तो इंडिया से जो इंटरनेशनल कार्गो जाता है ना, 95% फॉरेन शिप्स में जाता है, क्योंकि हमारे देश के पास में शिप्स हैं ही इतने कम। तो इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में कार्गो फॉरेन शिप्स में जाता है। इससे फिर इंडियन फर्म्स को ना हर साल $75 बिलियन किराया चुकाना पड़ता है। सोच के देखिए, $75 बिलियन है। लेकिन हमारे देश में ही शिप बिल्डिंग हो, हमारे देश में ही अगर शिप रजिस्टर्ड हो, तो सोच के देखो कितना पैसा बचाया जा सकता है। जल्द ही ये जो फिगर है किराए वाली, जो इंटरनेशनल कार्गो के लिए देते हैं फॉरेन शिप्स को, वो $100 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। और बात देखो सिर्फ किराए की नहीं है, मतलब ये फॉरेन करेंसी की नहीं है, बात ये भी है ना, जियो स्ट्रेटेजिक रिस्क भी है ना। कल को मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, शिप्स की कमी हो जाए बहुत ज़्यादा, और हमारी फर्म्स को सामान भेजना है लेकिन शिप्स अवेलेबल ही नहीं है, तो कितनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। शिप्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिए। तो हमारे देश के पास में अगर शिप्स होंगे, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी ना होगी, तो देखो सही है, रिस्क नहीं होगा। इसके बाद राइटर बात करते हैं कि शिप बिल्डिंग होती क्यों नहीं है हमारे देश में, कंस्ट्रेंट क्या है। देखो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये है, शिप बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए अप फ्रंट कॉस्ट देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ रैंडम फिगर ले रहा हूँ, 100 करोड़ का शिप बना, तो 100 करोड़, 1000 करोड़, जितने का भी शिप बना, वो शुरुआत में ही देने पड़ेंगे। लेकिन रिटर्न आते हैं शिप से धीरे धीरे करके 25-30 सालों में। अब फिर कोई देखो आसानी से ना इन्वेस्ट करना नहीं चाहता शिप में, शिप को बिल्ड करने में। तो सबसे बेस्ट ये होना चाहिए कि शिप बिल्ड करने में ना आसानी से लोन मिल जाए। लेकिन लोन मिलता नहीं है, क्योंकि शिप जो है ना हार्मोनाइज्ड लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड है, रेलवे है, ये सब है ना, फ्लाईओवर है। वैसे ही अगर शिप बिल्डिंग को ना इंफ्रास्ट्रक्चर की हार्मोनाइज्ड लिस्ट में मान लिया जाए, तो लॉन्ग टर्म लोन मिलना आसान हो जाए। अभी तो देखो, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये सब लोन देते नहीं है शिप बिल्डिंग करने के लिए। इवन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को अलाउड है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कर सकती हैं, बाहर से पैसा उठा सकती हैं, लेकिन शिप्स के लिए अलाउड नहीं है। तो देखो लोन अवेलेबल होना तो बहुत जरूरी है। वैसे शिपयार्ड को, जहां पे शिप खड़े वगैरह होते हैं, जहां बनते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया था 2016 में, लेकिन शिप्स को नहीं दिया गया। समझ गए ना, शिपयार्ड वो जगह जहां शिप बनते हैं, रिपेयर होते हैं, मेंटेन होते हैं, उस जगह को दे दिया, लेकिन शिप्स को छोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये बोलते हैं, इवन देखो जो सरफेसी एक्ट है ना, सरफेसी एक्ट है, ये एक्ट बोलता है कि शिप्स को ना गिरवी नहीं रखा जा सकता, एज ए सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखा जा सकता लोन लेने के लिए। और कोई शिपिंग कंपनी मान लीजिए डिफॉल्ट कर जाती है, तो फिर शिप्स को एज ए एसेट मानते हुए नीलाम भी नहीं किया जा सकता, ऑक्शनिंग भी नहीं होती है। यहां पर देखो, दे आर नॉट क्लासिफाइड एज एसेट दैट कैन नॉट बी ऑक्शन्ड इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। तो ये दिक्कत है। देखो समय समय पे, जैसे रंगाराजन कमीशन था, इन्होंने 2001 में बोला कि शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। अभी हाल ही में स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर, इन्होंने भी रेकमेंड किया कि शिप्स को भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस एक्सटेंड किया जाए। लेकिन देखो हो नहीं रहा है, सरकार कर नहीं रही है, क्योंकि हमेशा से हमारा जो व्यू है ना, वो कॉन्टिनेंटल व्यू ज़्यादा रहता है। ओशियंस के संदर्भ में हम उतना तेजी से नहीं सोच पाते। सिक्योरिटी के मामले में भी जो लैंड बॉर्डर है वहां पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है, मैरीटाइम बाउंड्रीज पे हमारा फोकस रिलेटिवली कम रहता है। तो लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि देखो बहुत बड़ी आयरनी है, शिप बिल्डिंग के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है ना, इंडिया के पास सब है। आज के समय में इंडिया कैपेबल है इवन न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिजाइन और बिल्ड करने में, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में, स्किल्ड वर्कफोर्स है हमारे पास में। और ये शिप्स वगैरह जाते हैं ना, शिप्स पे जो लोग काम करते हैं, वो वर्कफोर्स जो होती है, सी फेरर, पूरे वर्ल्ड में जितनी सी फेरर है ना, 10 से लेकर 12% तो इंडिया से हैं। लेकिन फिर भी डोमिनेंस इन देशों का है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जबकि इनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। हमारे पास तो यंग पॉपुलेशन है, बावजूद इसके हम शिप नहीं बिल्ड कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आयरनी है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। तो ये सब चीज़ें जो सजेस्ट की गई है ना, वो की जाएं। आजकल तो देखो
नई नई चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में डाला गया है, जैसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, एनर्जी सिस्टम, रेलवे रोलिंग स्टॉक, तो शिप्स को भी डालना चाहिए। और सरफरेसी एक्ट में जो प्रोविज़न है ना कि शिप्स को गिरवी नहीं रखा जा सकता, वो हटाना चाहिए। और डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट होती है तो शिप्स को भी एसेट मानते हुए उसे नीलाम किया जा सके, ये प्रोविज़न भी होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया शिप बिल्डिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल भारत के समाज में बढ़ती डाइवोर्स की संख्या से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिविजुअल से बनती है फैमिली, इंडिविजुअल से बनती है फैमिली, फैमिली से बनता है समाज, समाज से बनता है देश। इस चैन में अगर एक भी एलिमेंट, एक भी कंपोनेंट कमजोर है ना, तो देश कमजोर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर देश के नागरिकों का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वैल्यूज अच्छी नहीं है, तो जिस देश, जिस नेशन का निर्माण होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार से समाज अगर बटा हुआ है तो देश कैसे स्ट्रोंग हो सकता है। लेकिन आज जिस कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं वो है फैमिली। फैमिली में भी फोकस जिस चीज पर है वो है डाइवोर्स। यूं कहा जाता है कि देखो, स्टेबल समाज का निर्माण करना है ना, तो स्ट्रोंग फैमिली सिस्टम का होना जरूरी है। लेकिन आज के समय में ये वैसे एक अच्छी बात भी है। महिलाएं जो है साइलेंस में सफर करने के बजाय, साइलेंस में झेलने के बजाय अब बहुत ज्यादा महिलाएं डाइवोर्स का रास्ता अख्तियार कर रही हैं। देखो, भारत के समाज में ना मैरिज को एक ऐसा इंस्टीट्यूशन माना जाता है जो सैक्रोसैंक्ट है, जो पवित्र है। इसलिए डाइवोर्स को लेकर ना स्टिग्मा बहुत ज्यादा अटैच था कुछ समय पहले तक। अगर किसी लड़की का डाइवोर्स होता तो आस पड़ोस में रिलेटिव्स बातें मनाते कि वाइफ गुणवान नहीं थी, मतलब लड़की गुणवान नहीं थी, लड़की में कोई कमी थी, लड़की एज ए वाइफ सफल साबित नहीं हो उसकी, इसलिए वो वापस आ गई। इवन लड़की के पेरेंट्स को भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता कि आपने अपनी लड़की के लिए अच्छे हस्बैंड का चुनाव नहीं किया। दोबारा शादी होने में भी दिक्कत आती। इसलिए ज्यादातर पेरेंट्स कोशिश यही करते कि कुछ भी हो जाए, बस डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। इवन लड़की भी अपनी माँ बाप की इज्जत की खातिर सहन करती रहती कि शादी ना टूटे तो ही बेहतर है। लेकिन देखो, अब सिचुएशन चेंज हो रही है। रांची की एक घटना देखिए। रांची में रहने वाली 23 साल की फैशन डिजाइनर साक्षी, शादी होती है काफी धूमधाम से, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, डिफरेंसेस आ जाते हैं। दोनों पक्षों के अपने आरोप प्रत्यारोप हैं। लेकिन देखो, ऐसी सिचुएशन में साक्षी के पेरेंट्स ना बैंड बाजे के साथ गए इन-लॉज के घर और वहां से अपनी डॉटर को वापस लेकर आए, बैंड बाजे के साथ, बहुत धूमधाम से। मतलब जिस धूमधाम से उन्होंने शादी की थी उसी धूमधाम से वो वापस लेकर आए। शायद वो एक संकेत देना चाहते थे, एक मैसेज देना चाहते थे समाज को कि लड़कियां बोझ नहीं है, लड़कियां वापस पेरेंट्स के घर आती हैं डाइवोर्स होने पर, तो उन्हें आप अच्छे ढंग से ट्रीट कीजिए। वो भी एक खुशी का क्षण है, वापस डॉटर आपके घर आ रही है, शी इज नॉट बर्डन। पहले ऐसा नहीं होता था। और बात सिर्फ देखो भारत देश की नहीं है, इवन मोरिटानिया छोटा सा देश है अफ्रीका का, यहां पर भी जो डाइवोर्स्ड वुमेन है ना, उनका स्वागत किया जाता है वापस पेरेंट्स के होम में और जबरदस्त सेलिब्रेशन होता है। और ना सिर्फ मोरिटानिया में बल्कि नॉर्थ अफ्रीका के कुछ और देशों में, मिडिल ईस्ट में भी सेम प्रैक्टिस को अब फॉलो किया जाने लगा है। इसके बाद आर्टिकल में एक कंपैरिजन किया जाता है। देखो, डाइवोर्स तो हमेशा पेनफुल होता है, इंडिया में भी और यूएसए में भी, चाहे कहीं और। लेकिन एक डिफरेंस जानते हो क्या है? जहां दोनों देशों में महिलाएं या फिर पुरुष डाइवोर्स होने की सूरत में स्ट्रेस फेस करते हैं, बट भारतीय महिलाओं के लिए ना सिचुएशन थोड़ी ज्यादा ही खराब हो जाती है, क्योंकि भारत में पैट्रियार्की के कारण महिलाओं को अक्सर काम करने नहीं दिया जाता। तो यूएसए में अगर डाइवोर्स होता है, कम से कम वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट तो है, वो खुद से अपना खर्चा चला सकती है,
लेकिन इंडिया में चूंकि महिलाएं काम नहीं करती, कम महिलाएं काम करती हैं, काम वैसे बहुत करती हैं, लेकिन दिक्कत यह है समाज ऐसा है कि घर के काम को इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर नहीं किया जाता, जबकि वो अमूल्य है। बट देखो, घर में जो महिलाओं के द्वारा काम किया जाता है उसे अमूल्य कह देने भर से काम नहीं चलेगा। इसी के लिए बिहार में ना कुछ दिनों पहले महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था कि वो दिन रात जो घर का काम करती हैं उसके लिए उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए। ये एक अलग इशू है जो हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा देखो यही है कि भारत में चूंकि पैट्रियार्की के कारण बहुत सारी महिलाएं बाहर जाके काम नहीं करती, तो डाइवोर्स होने की सूरत में ना वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट हो जाती हैं किसी और के ऊपर। तो वो बल्कि यूएस की महिलाओं से ज्यादा स्ट्रेस फेस करती हैं डाइवोर्स होने की सूरत में, क्योंकि वो इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो वैसे सोच सुधरी है, एडवांसमेंट आई है, खास करके अर्बन एरियाज में महिलाएं अब ज्यादा काम करने लगी हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला है? इसका नतीजा निकला है डबल जियोपार्डी। मतलब जहां कुछ एरियाज में महिलाओं को काम करने दिया जाता है बट उन्हें घर के काम से आजादी नहीं मिली है, तो उन्हें एक ही समय बहुत काम करना पड़ता है। अब आमतौर पे एक ऐड देखी, शायद आपने भी देखी होगी, कि एक वर्किंग वुमन सुबह जल्दी उठना, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करवाना, इसके बाद घर में जो एल्डर्स हैं उनका भी ख्याल रखना। ये सारे काम करने के बाद एक होम मेकर फिर वो ऑफिस में जाती हैं। तो मतलब ऑफिस जाने से पहले ही इतना काम वो होम मेकर कर चुकी होती है, और फिर ऑफिस से आने के बाद फिर उसके बाद भी घर का बहुत सारा काम। तो ऐसी सिचुएशन में तो देखो वो महिलाएं जो बल्कि काम करती है बाहर जाके, वो तो पूरी तरह से थक जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं। अब देखो 2016 की ना एक रिसर्च स्टडी है जिसमें यह कहा गया, अगर देखो हस्बैंड वाइफ का मतलब कपल का कोई सन नहीं है या कोई दूसरा चिल्ड्रन नहीं है, तो डाइवोर्स की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हस्बैंड का एजुकेशन लेवल कम है तो डाइवोर्स की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जो एजुकेटेड हस्बैंड होता है ज्यादातर केसेस में वो अपनी वाइफ का हाथ बटाते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे फैसले जरूर लेते हैं जिससे वाइफ का जो बर्डन है वो कम होता है, जबकि जो अनएजुकेटेड हस्बैंड है वो वाइफ की सिचुएशन को नहीं समझते ज्यादातर केसेस में। ऐसा मतलब रिसर्च स्टडी में माना गया। एक वो केस सामने आया था ना, एसडीएम महिला थी ज्योति मौर्य, उन्होंने डाइवोर्स मांगा था अपने पति से जो सफाई कर्मचारी थे, शायद ऐसा कुछ केस था। उस केस में तो आप बताइए क्या ज्योति मौर्य वाले केस को इस रिसर्च स्टडी से रिलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, देखो जो बेटर ऑफ है ना, यानी जो अमीर लोग हैं वहां पर डाइवोर्स कम होते हैं। डाइवोर्स कम पता क्यों होते हैं? अब अमीर लोग हैं, घर बहुत बड़ा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई भी हुई तो दूसरे कमरे में जाके हस्बैंड या वाइफ रहने लगता है, बोलचाल कम हुई तो भी काम चल रहा है, मैरिज अनहैप्पी है लेकिन रिसोर्स इतने हैं जैसे तैसे करके काम चल रहा है। लेकिन अब जो लोग गरीब हैं, एक ही कमरे का घर है, वहीं पे सोना वहीं पे खाना सब कुछ वहीं पे है, तो ऐसी सिचुएशन में आप भाग नहीं सकते एक दूसरे से। अगर हस्बैंड वायलेंट है, वाइफ को मारता पीटता है, तो वाइफ कहीं जा नहीं सकती, उनके पास एक ही सॉल्यूशन बचता है, तलाक, पति को छोड़ देना। तो ये एक रीजन है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो बेटर ऑफ लोग हैं ना, जो रिच लोग हैं, उनमें तलाक रिलेटिवली कम होता है। वैसे देखो ग्लोबल इंडेक्स का डेटा है, इंडिया में डाइवोर्स रेट तो अभी भी लोएस्ट है, 1%। पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है लेकिन अभी भी लोएस्ट है। वियतनाम में 7% डाइवोर्स रेट है, पुर्तगाल में तो 94% है। कई सारे यूरोपियन कंट्रीज जैसे लग्जमबर्ग, फिनलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन, यहां पर डाइवोर्स रेट 50% से ज्यादा है। यूएन का ओवरव्यू है मैरिज पैटर्न से संबंधित। यूएन कहता है अडल्ट्स 35 से 39 साल की एज के बीच में
यहां पर देखो 1970s में डाइवोर्स रेट था 2% और 2000 वाले दशक में डाइवोर्स रेट बढ़ के 4% हो गया है। यूएसए में डाइवोर्स रेट डबल हो गया है, 2.2 पर 1000 1960 में था और 1980s में बढ़ के 5 पर 1000 हो गया है। यूके, नॉर्वे, साउथ कोरिया, यहां पे तो डाइवोर्स रेट 3 गुना बढ़ गया है। इंडिया में खास करके अर्बन एरियाज में और मेट्रो सिटीज में डाइवोर्स रेट में 50 से 60% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इनमें से देखो 53% डाइवोर्स तो 25 से लेकर 34 की एज ग्रुप वालों ने फाइल किया। अब देखो अनमैरिड यूथ की भी संख्या इंक्रीज हो रही है। एक और पॉइंट, ज्यादा डाइवोर्स अब महिलाओं के द्वारा फाइल किए जाते हैं। ये देखो 65% ऑफ देम वर इनिशिएटेड बाय वुमेन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इवन देखो जो एल्डरली कपल्स है ना 60s में 70s में, वो भी डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। 30-30 साल 35-35 साल शादी में रहने के बाद डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। उसका एक मेजर रीजन है हस्बैंड और वाइफ शादी में इतने साल रहने के कारण वो अपने पैशन और इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर पाए। जैसे महेश है, महेश को अब घूमना था, ऋषिकेश में, हिमालयाज में, लद्दाख में, वहां पे जाना था, लेकिन वाइफ हमेशा मना करती कि मत जाइए। और वाइफ को एनजीओ के लिए काम करना था, महेश मना करता वाइफ को कि मत कीजिए। तो दोनों ने सोचा 30 साल हो गए शादी को, बच्चे अब सेटल डाउन हो गए, तो डाइवोर्स ले लेते हैं। ऐसे केसेस अब इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट में देखो आर्टिकल में यह कहा जाता है किसी भी देश की स्ट्रेंथ, मैंने शुरुआत में आपको बताया, देश की स्ट्रेंथ इस चीज से आती है कि होम में इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है, घर में इंटीग्रिटी को प्रैक्टिस किया जा रहा है। जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में काम हाथ बटाते हैं तो बच्चे देखते हैं कि कैसे माँ बाप मिलकर काम कर रहे हैं, टीम वर्क देखते हैं बच्चे, वही चीज सीखते हैं। अगर घर में स्टेबिलिटी है तो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से पालेंगे, अच्छी वैल्यूज देंगे, और वही बच्चे फिर आगे जाके देश का अच्छा नागरिक बनेंगे, देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। अगर घर में माहौल अच्छा नहीं है, बच्चों को ठीक से वैल्यूज नहीं दी जा रही हैं, माँ बाप के बीच झगड़ा होता है, तो बच्चे यही सब देखेंगे और यही सब देख के हो सकता है कि क्राइम के रास्ते पर चल पड़े। क्राइम करने से समाज टूटेगा, समाज टूटने से देश टूटेगा। तो इसलिए देखो कई सारे देशों में तो बल्कि अब कैंपेन चलता है, स्ट्रॉन्ग फैमिलीज सस्टेनेबल सोसाइटीज कैंपेन। डेवलप वर्ल्ड में ये कैंपेन अक्सर चलता है। आप देखो यूएसए के पॉलिटिक्स में ना, जैसे कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ता है तो जब वो अनाउंस करता है अपनी वाइफ अपने बच्चों को साथ लेके आता है। ओबामा, आपने देखा होगा कई बार ओबामा बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं तो अपनी वाइफ को, बच्चों को साथ लेके आते हैं, उनका हाथ पकड़ के। ये दिखाने की कोशिश होती है कि देखो हमारे घर में सब ठीक है, हमारी फैमिली खुशहाल है, हमने अपनी फैमिली को खुशहाल रखा, देश को भी खुशहाल रखेंगे। जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में जो पर्सनल लाइफ है टोटली पब्लिक लाइफ से अलग कर दी जाती है। तो लास्ट में राइटर यही बोलते हैं, 2 पेरेंट फैमिली को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएं जो हैं साइलेंस में सफर करती रहें। फैमिली में, शादी में महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, यह भी राइटर इसके साथ साथ कहते हैं। मतलब शादी बचे लेकिन इसके साथ साथ वुमेन राइट्स भी प्रोटेक्ट हों। ये लास्ट में समरी देख लीजिए आप जल्दी से। शिप बिल्डिंग वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। शिप बिल्डिंग में हमारे देश में बहुत कम शिप बिल्ड होते हैं, सिर्फ 1526 शिप्स हैं और 487 वेसल्स यूज होते हैं ओवरसीज ट्रेड के लिए। हमारा शेयर बहुत कम है, ये सारा डेटा भी हमने डिस्कस किया था। चाइना का शेयर शिप बिल्डिंग में 46.6% है, साउथ कोरिया का 29.2%, जापान का 17.2%, और शिप्स रजिस्टर भी हमारे देश में बहुत कम होते हैं। इन 5 देशों का नाम सबसे ऊपर है शिप रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बचा सकते हैं शिप ओनर। इंडिया के चैलेंज क्या है? चैलेंज देखो ये है, शिप बिल्डिंग इंडिया में नहीं होता, इसलिए फॉरेन शिप्स को किराया देना पड़ता है $75 बिलियन। ये जल्द ही $100 बिलियन हो जाएगा। दूसरे देशों के शिप्स के ऊपर डिपेंडेंसी है। शिप्स बिल्ड होते क्यों नहीं इंडिया में? क्योंकि देखो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है, लोन मिलना जरूरी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में नहीं आते शिप्स, इसलिए आसानी से लोन नहीं मिलता। और सरफाइसी जो एक्ट है ना, इस एक्ट के अंतर्गत शिप्स को एज ए मोर्टगेज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मतलब गिरवी नहीं रखा जा सकता। फिर राइटर बोलते हैं रंगाराजन कमीशन ने 2001 में बोला था शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह मानो। स्टैंडिंग कमेटी ने हाल ही में ये बोला था कि शिप्स को
मानो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह। देखो हमारा देश इतना तरक्की कर चुका है, हम न्यूक्लियर सबमरीन को बिल्ड कर पाते हैं, डिजाइन कर पाते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेते हैं। वो सब है जो शिप बिल्ड करने के लिए चाहिए। स्किल फोर्स है, सी फेयर में हमारा कंट्रीब्यूशन 10 से 12% है, सब है हमारे पास में, लेकिन फिर भी हम शिप नहीं बना पा रहे हैं, ये दिक्कत है। फिर ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से संबंधित। हमने ये डिस्कस किया था कि देखो वेस्टर्न पार्ट पे काम स्लो चल रहा है, ईस्टर्न पार्ट पे ज़्यादा हो रहा है। ईस्टर्न पार्ट पे तो इंडिया यूएई ने मिलके एक वर्चुअल कॉरिडोर भी इस्टेब्लिश किया ताकि इंडिया और यूएई के बीच में सामान लाना ले जाना, पूरा जो सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ ईजी हो। बाद में यही टेम्पलेट फिर इस कॉरिडोर में शामिल दूसरे देश यूज़ करेंगे। और अभी देखो कनेक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें जैसे क्लीन एनर्जी एक्सपोर्ट, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल पाइपलाइन, इन सब पे तो काम अभी होना ही बाकी है, स्टार्ट होना बाकी है। तो इंडिया को रिक्वायरमेंट ये है जब तक ये कॉरिडोर का काम कंप्लीट हो तब तक इंडिया को पोर्ट डेवलप कर लेने चाहिए, इकोनॉमिक जोन बना ले, डोमेस्टिक लॉजिस्टिक को इंडिया इंप्रूव कर ले, डिजिटल फुटप्रिंट ले आए लॉजिस्टिक में, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव कर ले, ये सब काम इंडिया कर ले। और लास्ट में बोला जाता है कि IMEC को ना एक सेक्रेटरीट भी इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है ताकि काम और जल्दी हो। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है शिप बिल्डिंग से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।